सीक्रेट इन्वेजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये बैटल जो है अपने जोरों शोरों के ऊपर चल रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन मैन जो इन सबको लीड करता है इस बैटल के अंदर, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका, थॉर और निक फ्यूरी इनकी मदद कर रहे होते हैं। सारे हीरोज स्कल से बहुत खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे रॉनिन जो है अपना पुराना बो एंड एरो उठाता है और हॉकाई का अवतार दोबारा से लेता है एक बार, और स्क्रल क्वीन के जो है वो अपना एरो आर पार मार देता है उसके मुंह के। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि जो हैंक पिम होते हैं जख्मी हालत में, वो अपना लास्ट रिजॉर्ट, अपना लास्ट वेपन यूज करते हैं, जो कि दरअसल वास्प के अंदर उन्होंने डाला था एक ग्रोथ फार्मूले के जरिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि दी वॉचर भी अब इस बैटल के अंदर आ गया होता है और ये बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई होती है। साथ ही साथ मार्वल बॉय भी अब इस फाइट को ज्वाइन कर चुका है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे ये हैं कि ये जो वास्प के अंदर से एनर्जीज लीक हो रही होती हैं, इसकी वजह से सारे हीरोज बहुत खतरनाक तरीके से तड़प रहे होते हैं। अब आगे over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. सो गाइस, इस कॉमिक की शुरुआत होती है एक एपिलॉग के साथ, जो कि हमें पीछे सुनाया जा रहा है इस बैटल के अंदर। लेकिन मैं आपके साथ वो शेयर नहीं करूंगा, उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें बेसिकली जो है इस जंग के खत्म होने के बाद बताया जा रहा है कि इस जंग के अंदर हुआ क्या था। तो मैं डायरेक्ट आपको एपिलॉग पढ़ के सुनाने की जगह ये बताता हूँ कि जंग में हो क्या रहा है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो बेसिकली यहाँ पे हम उसी पैनल के साथ शिफ्ट होते हैं जहाँ पे दी वास्प जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से अपने अंदर से एनर्जीज को लीक कर रही होती है, जिससे सारे हीरोज के ऊपर उसका बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ रहा होता है। वहाँ के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह वो भी बर्बाद हो गए होते हैं और किसी से कुछ संभला नहीं जा रहा होता है। फिर वहाँ पे हुआ तो क्या हुआ, और कुछ हो नहीं सकता था, सिर्फ थॉर हुआ। मतलब ये एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि कोई हीरो उसके सामने हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन वहाँ पे थॉर एक ऐसा एवेंजर था जो कि इसमें थोड़े संभलने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत थी। इसके अलावा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि हो क्या रहा है। और द वास्प वो तो अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो चुकी थी। और वहाँ पे थॉर बोलता है अपना म्योलनिर बहुत जोर से घुमाते हुए कि जेनेट, हम तुम्हारा बदला जरूर लेके रहेंगे। और इसी तरह जेनेट जो है वो एक किस्म का जो है एक लिविंग एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, जिससे आसपास की जितनी चीज़ें होती हैं वो सब बर्बाद हो रही होती हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि थॉर अपना हैमर जोर से घुमाना शुरू करता है, जिसकी वजह से एक साइक्लोन पैदा होता है। और इस साइक्लोन से जो वास्प की एनर्जी होती है वो वास्प के साथ यहाँ से गायब हो जाती है। मतलब इस बैटल के अंदर थॉर ने जो है वास्प को मार दिया है, क्योंकि इनके पास अब कोई और चारा नहीं था, वरना ये सारे हीरोज़ की आज जान चली जाती। और इसी तरह उस साइक्लोन के साथ जो है वास्प भी वहाँ से गायब हो जाती है। और इसी तरह हम वहाँ पे देखते हैं कि स्पाइडर वुमन जब ये सब कुछ ठंडा होता है तो दोबारा खड़ी होती है और अपना मुंह ठीक करती है, और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर वुल्वरीन के क्लॉज ही क्लॉज बने हुए होते हैं, लेकिन वो अभी मरी नहीं है। तो वहीं पे हम देखते हैं क्योंकि वास्प जा चुकी है तो सारे हीरोज दोबारा खड़े होते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न, बुल्सआई, थॉर, एरीज, वुल्वरीन, कैप्टन अमेरिका, द हुड, डेयरडेविल, निक फ्यूरी और स्पाइडरमैन। और वुल्वरीन अपने वहाँ पे क्लॉज निकालता है जोर से, और स्पाइडर वुमन वो सामने खड़े हुए चिल्ला रही होती है उसको देख के, और वुल्वरीन सीधा जो है उसकी तरफ कूदता है उसको मारने के लिए। और स्पाइडर वुमन अपना मुंह सीधा करते हुए बोलती है कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। और इसी तरह वो दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने टकराते हैं। लेकिन इससे पहले कि वुल्वरीन जाकर उसका सर धड़ से अलग करे, हम देखते हैं कि वहाँ से गोली चलती है और स्पाइडर वुमन मर जाती है। ये एक हेडशॉट होता है और वो किसी और ने नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने लिया होता है। और ये चीज़ पूरी न्यूज़ के अंदर रिकॉर्ड हो गई होती है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ही थे जिसने स्क्रल की क्वीन विरांके को जो था हेडशॉट मार के ये कहानी ख़त्म करी थी। और वहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न बहुत भरम में बोलते हैं कि थंडरबोल्ट्स, इनका एक भी जहाज़ यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं इनको। और वहीं पे हम देखते हैं कि आयरन मैन अपने एक पुराने आर्मर के अंदर आता है और बोलता है कि एवेंजर्स, जो कोई भी उड़ सकता है वो आसमान में जाए, इनकी सारी वॉरशिप्स को मार के गिरा दिया जाए। ये यहाँ से भागने की कोशिश कर सकते हैं या उससे भी कुछ बुरा, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे, हमें उनको रोकना ही होगा। तो वहीं पे मिस मार्वल पूछती कि टोनी, वाकई में ये तुम हो? तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ पता है, पुराना आर्मर है, इतने स्टोरेज से निकाला है, लेकिन फिलहाल के लिए चल तो रहा है। तो मिस मार्वल बोलती क्या तुमने देखा कि जेनेट के साथ क्या हुआ? तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैंने देखा।
और इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मार्वल बॉय, थॉर, वंडरमैन, एरीज और मिस मार्वल वो आसमान की तरफ निकलते हैं स्क्रल के वॉरशिप्स को गिराने के लिए, क्योंकि ये लोग वो एवेंजर्स हैं जो कि उड़ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए ये लोग उनकी शिप्स के लिए पीछे गए हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि थॉर वगैरह स्पेस में पहुंचते हैं और थॉर अपने हैमर के साथ आता है और मार्वल बॉय भी फुल स्पीड में इनके सारे जहाज़ों को क्रश कर रहा होता है। तो आयरन मैन बोलता है कि कम ऑन गाइस, कैजुअलिटी ज़रा हल्की रखो, मुझे प्रिजनर्स की ज़रूरत है, मुझे कुछ सवालात करने हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क भी जो उनके जहाज़ के अंदर घुस रहा होता है और उनके एक शिप के अंदर कंट्रोल हासिल कर लेता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है जहाँ न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सब लोग वापसी आते हैं अर्थ के ऊपर और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जहाज़ आके गिरता है। तो वहाँ पे हेलफायर बोलता है कि सब अपना अपना कुछ पकड़ के रखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन हिल रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा जहाज़ वहाँ पे आके गिरता है। और हम देखते हैं कि सारे लोग दोबारा से तैयार होते हैं, वो समझते हैं कि कोई और बैटल इनके सामने आ गई है इस जहाज़ के ज़रिए। और कैप्टन अमेरिका फ्रंट पे इनको खड़े होते हैं और वहाँ पे रीड रिचर्ड अपनी गन तैयार करके। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो जहाज़ खुलता है तो दरअसल इसके अंदर से वो लोग आ रहे होते हैं जो कि इतने टाइम से स्क्रैल के लोगों ने जिनको किडनैप किया हुआ था और आयरन मैन उनको यहाँ पे छुड़वा के लेकर आ रहा होता है। इसके अंदर से हम देखते हैं कि सू स्टॉर्म, हैंक पिम, स्पाइडर वुमन, डम डम डुगन, इलेक्ट्रा और जितने भी हीरोज और विलन्स होते हैं वो सब इस शिप में से बाहर आ रहे होते हैं निकल के। और कैरल आती है और स्पाइडर वुमन को गले लगाते हुए बोलती है कि ओ माय गॉड, तुम जिंदा हो। तो स्पाइडर बोलती है कि कैरल, सच में तुम्हें देख के तो मेरा दिल खुश हो गया, मैं बहुत टाइम से वहाँ फंसी हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम कभी यहाँ तक आ पाएंगे भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन स्पाइडर वुमन जैसी आगे आती है तो सारे के सारे लोग जो है वो उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो बोलती कि क्या हुआ, क्या मैंने कुछ करा है। तो कैरल बोलती कि नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं करा। तो स्पाइडर वुमन बोलती है तो ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं कि जैसे मैं उनका कुछ चुरा के भागी हूँ। तो कैरल बोलती है कि क्योंकि इन लोगों को नहीं पता है कि वो तुम्हें देख के अब सोचें भी तो क्या सोचें। तो जैसिका बोलती कि अच्छा ऐसा क्यों। तो दरअसल ये सब इसको घूर के इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इनकी जो क्वीन थी यानी कि स्क्रल की क्वीन विरान के, वो दरअसल इसी के रूप में थी और सारी फसाद की जड़ वही थी। और वहीं पर द हुड अपने लोगों से बोलता है कि भाइयों, लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमारा टाइम आ चुका है, इससे पहले कि हम किसी और मसले में फंस जाएं। तो वो लोग बोलते हैं कि बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए अब। और इस तरह द हुड अपने क्राइम सिंडिकेट को लेकर वहाँ से निकलता है और आयरन मैन आता है और बोलता है कि हैंक पिम, क्या वाकई में ये तुम हो। तो हैंक पिम बोलता है कि मुझे सच बताओ टोनी, ये तुम ही हो ना। तो टोनी बोलता है कि बिल्कुल। और वो बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे वापसी आ पाऊंगा, मुझे पता भी नहीं कि मैं कब से वहाँ पे कह दूँ। तो टोनी पूछता है कि ये बताओ तुम कैसे हो। तो बोलता है मैं कैसा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं 2000 सालों से सो रहा हूँ। और वहीं पे हैंक पिम आते हैं थॉर के पास और बोलते हैं कि थॉर थॉर मेरे भाई, तुम वापसी लौट आए हो। तो थॉर बोलता है कि हाँ मेरे दोस्त, मैं लौट आया हूँ। और वो पूछते हैं कि जैनेट कहाँ है। और इस तरह सारे हीरोज उनको देख रहे होते हैं खामोशी से। तो दोबारा हैंक पिम पूछते हैं आयरन मैन की तरफ देख के कि टोनी, जैनेट कहाँ है, मुझे बताओ। हम वहीं पे देखते हैं कि जैसिका भी जो है इस बैटल में से देखती है और बोलती है कि ओह नो, ये कैसे हो सकता है। और कैरल पूछती है कि क्या हुआ जैसिका, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि हम बेसिकली देखते हैं कि जारविस जो है वो भी यहाँ पे खड़ा हुआ होता है, इस शिप में से निकलता है मतलब बाहर। तो टोनी बोलता है कि जारविस तुम भी यानी कि स्क्रल थे, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब कैसे हो रहा था। तो वहीं पे देखती है जैसिका कि दरअसल असली जारविस है वो तो जहाज़ में से निकल कर आ रहा है, तो वो जिसको अपनी बेटी देकर आई है तो वो आखिरकार है कौन। और इसी तरह जैसिका जोर से चिल्लाती है कि ओ गॉड, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो फुल स्पीड में वहाँ से जंग से निकलती है भागते हुए। और लूक भी चिल्लाता है कि जैसिका क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, मुझे कुछ तो बताओ। लेकिन जैसिका कुछ नहीं सुनती है और सीधा एवेंजर्स टावर की तरफ जाती है और सीधा अपने कमरे में पहुंचती है जहाँ पे उसकी बेटी मौजूद नहीं होती है। और जैसिका वहाँ बैठ कर रो रही होती है। तो लूक वहाँ पे कैरल के साथ आता है और पूछता है कि क्या हुआ, बताओ बताओ। तो बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लूक, मैंने अपनी बेटी जारविस के हाथों सौंपी थी ताकि वो उसको देख सके, लेकिन वो उनमें से एक था और मैं ये बात नहीं जानती थी, मैंने उसको अपनी बेटी दे दी और अब वो हमारी बेटी को हमसे दूर ले गए हैं। और इस तरह कैरल और लूक भी वहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं अपनी बेटी, लेकिन वो वहाँ से उसको ले गए होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि उस जहाज़ में से शील्ड के बहुत सारे लोग भी उतर रहे होते हैं और यहाँ पे हम एक देख रहे हैं कि खुशी का समा होता है क्योंकि हमें नहीं पता कि ये लोग कब से कैप्टन स्क्रल के बीच और यहाँ पे इनकी रीयूनियन हो रही होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हाइड्रा के जो एजेंट होते हैं वो भी उतर रहे होते हैं, जिनको उतरने के साथ ही शील्ड के लोग कैप्चर कर लेते हैं और हीरोज यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और आज की जो बैटल है उससे थोड़ा अपने आप को सुकून महसूस करवा रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि इन सबके बीच हम डम डम डुगन और उसकी वाइफ जो एक एजेंट है वो निक फ्यूरी को बोलते हैं और बोलते हैं कि फ्यूरी, सच में तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन फ्यूरी उससे कोई बात नहीं करता और वो सीधा वहाँ से अपने कमांडोज को टेलीपोर्ट करता है और गायब हो जाता है क्योंकि बेसिकली निक फ्यूरी अभी भी जो है गवर्नमेंट की नज़र में एक भगोड़े हैं, वो यहाँ पे सिर्फ हीरोज़ की मदद करने आए थे और कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे डम डम डुगन बोलता है कि इसको क्या हो गया, इसने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं। तो डम डम डुगन बोलता है कि नहीं, उसने हमारी तरफ देखा है लेकिन वो हमारे साथ बात नहीं करना चाहता। तो वहीं पर शील्ड एजेंट आती है और बोलती है कि अब तुम कौन हो। तो बोलती कि मेरा नाम बॉबी मूर्स है, मॉकिंग बर्ड, यानी कि ये हॉकआई की असली जो वाइफ है ये वो है। तो वो शील्ड एजेंट पूछती है कि वाकई में तुम भी तो एक शील्ड एजेंट थी ना। तो बोलती कि हाँ हाँ, मैं भी एक शील्ड एजेंट हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कब से गायब हूँ। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि बेसिकली रॉनिन यानी कि क्लिंट बार्टन वहाँ पे आता है और अपनी वाइफ को देख के खुश होता है और बोलता है कि सच में ये तुम हो। तो बोलती है कि ओह गॉड, ये तो सच में तुम हो, लेकिन तुमने अपनी हालत क्या बना ली है।
तो क्लिंट बोलता है तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तो वो पूछती है ये तुमने क्या पहना हुआ है, और इस तरह से वो दोनों गले मिलते हैं और किस करते हैं। और वहीं पे रीड रिचर्ड सू स्टॉर्म से मिलते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे वापसी आ गए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो वहीं पे जैसे ही वो सू स्टॉर्म से गले लगती है तो बोलती है कि रीड ये बताओ कि बाकी सब कहाँ हैं, हमारे बच्चे वगैरह। और वो देखती है कि बैक्स्टर बिल्डिंग जो है इस वक्त ग्लो कर रही होती है। तो सू स्टॉर्म बोलती है कि ओ माय गॉड हमारे बच्चे। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि बिल्कुल हमें वहाँ पे जाना होगा जल्द से जल्द। और इस तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड और सू स्टॉर्म पहुँचते हैं और वहाँ पे पूरी मिलिट्री और लोग जमा हुए होते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग के चारों तरफ। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि सब पीछे हटो, ये फैंटास्टिक फोर हैं, बैक्स्टर बिल्डिंग से दूर हटो। और इस तरह वो लोग बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है बेसिकली जॉन स्टॉर्म और द थिंग अभी भी लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो लोग पोर्टल को बंद करें तो कैसे करें। और वहाँ पे द थिंग बोल रहा होता है कि रेड वाला बटन दबाओ, और जॉनी बोलता है कि ब्लू वाला दबाना चाहिए। तो जॉनी बोलता है कि यार ये रीड यहाँ पे एक मैनुअल क्यों नहीं छोड़ गया जिससे हमें पता चल सके। और बच्चे वहाँ पे बैठ के खेल रहे होते हैं। और इस तरह यहाँ पे भी इन लोग के बीच एक रीयूनियन का समा होता है, जहाँ पे ये लोग सारे मिलके आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं और वो सारी उसको कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से वो लोग नेगेटिव जोन के अंदर ट्रैप हो गए थे और इसी वजह से वो लोग इनकी मदद ना कर सके। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने जो है हमारे बच्चों को बचा के रखा। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि बैक्स्टर बिल्डिंग से वो लोग बाहर आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक अब बर्बाद हो चुकी होती है और उसकी मरम्मत का काम शुरू हो चुका होता है। तो वेलेरिया वगैरह बोलते हैं कि हमने तो अपना सारा का सारा स्टफ खो दिया है। तो डैडी बोलते हैं यानी रीड रिचर्ड कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम हम सब तो जिंदा हैं ना, हम स्टफ तो दोबारा बाद में भी ले सकते हैं। और वहीं पर द थिंग पूछता है तो ये स्क्रल वाली सारी सिचुएशन खत्म हो गई है, तो ये बताओ कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है। और वहीं पर हम देखते हैं कि थॉर और आयरन मैन आपस में बातें कर रहे होते हैं और आयरन मैन बोलता है कि थॉर मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम हमारे साथ वापसी आ गए हो, तुमने ग्लैडली हमें वापसी ज्वाइन कर लिया है फाइनली, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ थॉर तुम्हारे लिए। लेकिन थॉर वहाँ पे पलटता और बोलता है कि टोनी मेरी इंटेंशंस को मिसअंडरस्टैंड नहीं करो, मैं सिर्फ यहाँ पे आज इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरी ज़रूरत थी, और जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा था पहले वो सब बातें अभी भी तुम्हारे लिए सच हैं। तुमने जो है मेरे साथ गद्दारी करी थी, मेरा क्लोन इस्तेमाल करा था और वो उस बात मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच अभी भी डिफरेंसेस वैसे के वैसे ही हैं। मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ पे आया क्योंकि लोगों को मेरी ज़रूरत थी, और अब मैं यहाँ पे लौट के कभी नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारे साथ अब कभी भी जो हूँ कंधे से कंधा मिला के जंग के अंदर नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि जो तुमने नीच हरकत करी थी वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। और इस तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर जो है टोनी को छोड़ता है और वापसी अपने एसगार्ड के लिए लौट जाता है। मतलब थॉर जो है वो अभी भी इन हीरोज़ को ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो अभी जो है अपनी एसगार्ड की प्रॉब्लम से ही निमटता रहेगा और वो एसगार्ड में ही रहेगा। और टोनी इस तरह वहाँ पे शर्मिंदा हो जाता है और सर झुका के खड़ा होता है। और कैप्टन अमेरिका भी इसको देखते हैं, लेकिन वो भी अपने रास्ते निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त कैप्टन अमेरिका जो है वो बेसिकली बकी बार्न्स हैं। तो आप लोग बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे कि कैप्टन अमेरिका कैसे आ गए, तो मैंने अपनी चैनल पे वीडियो शेयर करी थी कि बकी बार्न्स किस तरह से कैप्टन अमेरिका बने। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी थी उनको पता है कि ये कैप्टन अमेरिका बकी बार्न्स हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखी थी तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और इस तरह देखते हैं हम लोग कि स्क्रल के जो प्रिजनर्स होते हैं जो है चारों तरफ से सराउंड कर लिया होता है यंग एवेंजर्स की टीम ने और नोवार ने। और वहाँ पे नोवार बोलता है कि अगर तुम लोगों ने अपना एक भी मॉलिक्यूल शेप शिफ्ट करने की कोशिश करी तो तुम लोगों का भेजा फ्राई कर दूंगा मैं, समझे तुम लोग। तो वहीं पे हल्किंग बोलता है कि केट मैं समझता हूँ कि मैं भी इनकी हेरिटेज में से एक हूँ, मैं भी स्क्रल में से एक हूँ, लेकिन जितना मैं स्क्रल एम्पायर को जानता हूँ उसके मुताबिक स्क्रल के लोग कभी भी इस तरह के नहीं थे। ये एक्सटेरिज्म है, ये टेररिज्म है, और स्क्रल के लोग कभी भी ऐसे नहीं थे। तो वहीं पे केट बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, इनके पास तो डजन्स ऑफ प्लैनेट्स हैं इस पूरी यूनिवर्स के अंदर, तो ये लोग वहाँ पे भी रह सकते हैं, तो इनको अर्थ की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है जिसके लिए वो लोग इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे हमसे जंग करने आए हैं। तो जो एक प्रिजनर होता है वो बोलता है कि नहीं अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे लोग ख़त्म हो चुके हैं, हमारे जितने प्लैनेट्स हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं, हमारा फेथ हमारा लास्ट चांस जो था वो अर्थ थी, ये हमारा लास्ट चांस था, इसीलिए हम इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे लड़ रहे थे। हमारे सारे लोग जो हैं उनको या तो गैलेक्टस ख़त्म कर चुका है या फिर एनाइलेशन जो वेव थी बचे कुछ स्क्रल्स को ख़त्म कर चुकी है, और हम लोग सिर्फ अब इतने ही बचे हैं, और इसीलिए हमें ये प्लेनेट हर हाल में चाहिए था। और इस तरह वहाँ पे देखते हैं कि यंग एवेंजर्स की टीम उनकी बातें सुनती हैं और वो लोग अफसोस में उनके सर झुका के खड़े हो जाते हैं। तो यहीं से जो एपिलॉग चल रहा था अब हम उस पर शिफ्ट होते हैं कि वो दरअसल कौन बातें कर रहा है। तो वहाँ पे वो बोलते हैं बेसिकली, तो अब हम उन बारों में बात कर लेते हैं जो अब ज़रूरी हैं। टोनी स्टार्क एक ऐसा शख्स है जिसने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली थी और कहा था कि इस दुनिया को एक सेफ प्लेस वो बनाएगा सिविल वॉर के इवेंट के बाद से, लेकिन उसने जो कहा था वो उसने करा नहीं। उसने हमें प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी, लेकिन साफ दिख रहा है कि वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। वो दूसरा आदमी जो उनसे बात कर रहा था वो बोलता है कि मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं उस आदमी से, तो तुम मेरी बात जैसा कि समझ ही रहे होगे कि मैंने उसके ऊपर अंधाधुंध विश्वास करा टोनी स्टार्क के ऊपर, और उसी की वजह से क्योंकि हमें पता है कि उसकी सारी स्टार टेक और शील्ड का कमांड वगैरह था वो सब बर्बाद हो गया था एक वायरस के अंदर। तो इस तरह जो है गवर्नमेंट सीधा सीधा सारा इल्जाम टोनी स्टार्क के सर डाल रही है, क्योंकि एक तरह से वो इस वक्त अमेरिका के अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो कि पूरी की पूरी सिक्योरिटी को संभाला हुआ था, चाहे वो शील्ड हो या एवेंजर्स हो या स्टार्क इंडस्ट्रीज की कोई भी दूसरी चीज़ें हों।
तो वो बोलता है दूसरे आदमी के, बिल्कुल मिस्टर प्रेसिडेंट, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अब से टोनी स्टार्क उसको हम बाहर करते हैं और तुम जो हो अब इसका हिस्सा बनोगे और तुम ही सबको लीड करोगे। तो वो दूसरा आदमी बोलता है कि थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपके एहसान के नीचे बहुत दब जाऊंगा, लेकिन और सर क्या आप मुझसे अब शील्ड को डायरेक्ट करने के लिए कह रहे हैं? तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि नहीं, शील्ड जो है अब से उसको बंद कर दिया जाएगा, अब वो काम के अंदर नहीं रहेगी क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गई थी और उसको हमने शट डाउन करवा दिया है और उसको जो है कुछ ऐसी चीज़ से रिप्लेस किया जाएगा जो उससे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर और मॉडर्न होगी। और उस एजेंसी का गोल होगा कि प्लेनेट को सेफ रखा जाए उसके अंदर के खतरों से, और सिर्फ अंदर के नहीं बल्कि साथ साथ उसके बाहर के खतरों से भी। और इस सारी इन्वेजन के बीच ये बात तो प्रूव हो गई है कि हमें एक आदमी ऐसा चाहिए जो कि सिर्फ इस प्लेनेट के अंदर के खतरों के ऊपर नज़र नहीं बल्कि प्लेनेट के बाहर के खतरों के ऊपर भी नज़र रखे, जो कि इन सबको संभाल सके। और हम सब ने वो फुटेज देखी है, आप सब जानते हैं कि मैं किस ट्रू हीरो की बात कर रहा हूँ जिसने ये जंग हमारी ख़त्म करवाई है। हम जानते हैं सब कि हमें किस टाइप के हीरोज़ की ज़रूरत है जो हमारे आसमानों के ऊपर नज़र रखें, और वो आदमी कोई और नहीं है बल्कि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न है। अब से जो कुछ भी शील्ड, एवेंजर्स 50 स्टेट इनिशिएटिव और थंडरबोल्ट्स के नीचे आता है, अब वो सब जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न के नीचे आएगा। और अब से मैं एक बात को परफेक्टली क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सबके सामने कि टोनी स्टार्क की जो टैग है अब वो किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होगी, चाहे वो हमारी डिफेंस कैपेसिटी में हो या मिलिट्री के अंदर। टोनी स्टार्क की कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे पास यूज़ नहीं की जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ स्टार्क इंटरप्राइजेस की सारी इंडस्ट्रीज़ और उसकी डेवलपमेंट जो है आज से बंद करवा दी जाएगी और उसको यूजलेस करार दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने सबके सामने आके, पूरी दुनिया के सामने आके ये कह दिया है कि अब से टोनी स्टार्क को उन्होंने बाहर कर दिया है, अब से टोनी स्टार्क कोई कमांड नहीं संभालेगा। साथ ही साथ उन्होंने शील्ड भी बंद कर दी है और इसका सारा जिम्मा उन्होंने दे दिया नॉर्मन ऑसबॉर्न को, जो कि बेसिकली एक फॉर्मर विलन है। और क्योंकि ये थंडरबोल्ट लीड कर रहे थे तो मिस्टर प्रेसिडेंट के मुताबिक अब ये शील्ड को भी बंद कर देंगे, उसकी जगह एक नई एजेंसी आएगी और एवेंजर्स और 50 स्टेट इनिशिएटिव का जो पूरा प्रोटोकॉल था, पूरा प्रोजेक्ट था, अब वो सब नॉर्मन ऑसबॉर्न संभालेंगे और टोनी स्टार्क की सारी इंडस्ट्रीज वगैरह को बंद कर दिया जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो टोनी स्टार्क के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई है मिस्टर प्रेसिडेंट की तरफ से। और वहीं पे नॉर्मन ऑसबॉर्न अपना खिताब करने के लिए आता है तो लोग उसे सवाल करते हैं क्या टोनी स्टार्क से पूछताछ की जाएगी? तो नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि बिल्कुल, इस सिलसिले में एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी जिस हर एक उस इंसान को जवाब देना होगा जो इसके लिए जिम्मेदार होगा इस इन्वेजन के लिए। और हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क बैठ के ये सारी चीज़ें देख रहा होता है तो मारिया हिलाती है और बोलती है कि वेल, ये तो तुम्हारे सर पे एक बहुत ज़ोरदार लात पड़ी है, लेकिन मुझे ही समझ में नहीं आ रही कि हमारे लोगों को क्या हो गया है। वो इस सब की चाबी जो है एक ऐसे आदमी को दे रहे हैं जो कि एक विलन रह चुका है। टोनी, ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन टोनी स्टार्क कुछ बोल नहीं रहा होता तो वो पूछती है क्या टोनी तुम ठीक हो, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन टोनी इस वक्त बहुत बुरी हालत में होता है, वो सोचों में पड़ गया होता है क्योंकि इस वक्त उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है ये, क्योंकि सारी स्क्रल इन्वेजन की जिम्मेदारी टोनी स्टार्क के सर पे डाल दी गई है कि ये सारी इन्वेजन उसकी वजह से हुई है। वो हमारा कमांडर था, उसने सारी जिम्मेदारी ली थी, तो ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो टोनी बोलता है एकदम घबरा के कि क्या हुआ। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे पूरा एवेंजर्स टावर खाली हो गया होता है और यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न आ गए होते हैं और वो बेसिकली अब टोनी स्टार्क की जगह हैं। और वो हम देखते हैं कि एलिवेटर खोलते हैं और उसमें एक बेसमेंट की तरफ जाते हैं और बेसमेंट में हम जाके देखते हैं कि वहाँ पे जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ कोई और नहीं बल्कि नेमोर, द वाइट क्वीन एक्समैन की, डॉक्टर डूम जो लैटवेरिया का है, लोकी जो कि एसगार्ड का है और इस वक्त अपनी ये लड़की वाली फॉर्म में है, और साथ में द हुड। और नॉर्मन ऑसबॉर्न उनको बोलते हैं थैंक यू सो मच इस मीटिंग के लिए कि आप सब यहाँ पे जमा हुए। ठीक है, ये एक नया दिन है और आप सब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए क्योंकि चीज़ें अब इस तरह से चलेंगी। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे जो है आज फाइनली सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट जो हमारा ख़त्म होता है ऑफिशियली। अब इसके बाद कुछ कॉमिक्स हैं जो कि इसके आफ्टर मैथ का काम करेंगे, लेकिन अगर हम मेन इवेंट्स की बात करें और बड़ी स्टोरीज की बात करें तो वो यहाँ ख़त्म होती हैं। और बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ब्रायन माइकल बेंडिस ने लिखी थी और कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसको हमारे साथ एक्सप्लेन किया, और इसकी टाइम्स जो थी उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त रोल प्ले किया इस स्टोरी को और डीप बनाने में और डाइवर्स बनाने में। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि मैंने जो टाइम्स के साथ इस कॉमिक को शेयर करा है तो आपको पसंद आया कि नहीं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तकरीबन 50 to 60 कॉमिक्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, वो भी डेली अपलोड। बीच में एक आध दिन के लिए मैंने अपलोड नहीं किया था, लेकिन उसके अलावा मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं रोज़ाना अपलोड आपके साथ वीडियोस करूं ताकि ये इवेंट जो है आप एक मूवी की तरह कवर कर सकें, एक एपिसोड्स की तरह इनको देख सकें और इन्जॉय कर सकें। तो सीक्रेट इन्वेजन का प्लॉट तो मैं बहुत अच्छे से आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन अब असल सवाल आता है कि अब क्या। मतलब इस इवेंट के आखिर में हमने एक बहुत शॉकिंग मोमेंट देखी है जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न को पूरा का पूरा कमांड सौंप दिया गया है अमेरिका की हर एक एजेंसी का, चाहे वो एवेंजर्स हो, 50 स्टेट इनिशिएटिव हो, थंडरबोल्ट्स हो या कोई और सी टीम। अब सब उसको जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न वॉच करेंगे और अपने कमांड के अंदर ही चलाएंगे। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न बेसिकली ग्रीन गॉब्लिन के नाम से जाना जाता है, जो कि स्पाइडरमैन का सबसे खतरनाक विलन है।
और वो बात तो आपको माननी पड़ेगी कि वंस अ विलन ऑलवेज अ विलन। और इसी तरह हमने देखा कि आखिर में वो एवेंजर्स टावर के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग कर रहा है जिसके अंदर और भी ज्यादा विलन्स उसके साथ मिलने के लिए आए हुए हैं, जिसमें हमने देखा कि नेमोर जो कि एटलांटिस का राजा है, एमा फ्रॉस्ट जो कि एक्स-मैन की इस वक्त लीडर है साइक्लॉप के साथ, और उसके साथ साथ डॉक्टर डूम जो कि एक बहुत ही खतरनाक विलन है जिसके बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, और साथ में लोकी जो कि एसगार्ड से है, और साथ में जो न्यूयॉर्क के ऊपर अभी कब्जा जमाया हुआ है अपना द हुड और उसका क्राइम सिंडिकेट। तो इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके लीडर्स को यहाँ पे आज इस मीटिंग में बुलाया है, चाहे वो विलन ही क्यों ना हो, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। तो इससे हमें साफ समझ में आ रहा है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के इरादे ठीक नहीं है और ये इन विलन्स के साथ मिलकर कुछ बहुत बुरा करने वाला है और ये स्टोरी आर्क बहुत आगे तक जाएगा। तो इसके आगे से हमारे पास बहुत सारी नई स्टोरीज खुलती हैं, जैसा कि सबसे पहले हमने देखा था कि इनह्यूमन्स की सीरीज खत्म होती है तो वहाँ पे एक वॉर ऑफ किंग्स का इवेंट शुरू होगा जो कि एक बहुत ही जबरदस्त स्पेस इवेंट है। लेकिन उस अर्थ के ऊपर जो कॉमिक्स हम देखने वाले हैं वो हिस्सा होंगे डार्क रेन का, और डार्क रेन बेसिकली एक टाइटल दिया गया था सीक्रेट इन्वेजन के बाद, क्योंकि मार्वल के अंदर बेसिकली नॉर्मन ऑसबॉर्न ने जो हुकूमत संभाली है हर चीज़ के ऊपर, ये एक डार्क पीरियड समझा गया था जिसके अंदर ज़्यादातर हीरोज छुप के भाग रहे थे और सारे विलन्स जो थे अमेरिका को लीड कर रहे थे। तो ये स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से टोनी स्टार्क जो है वो गवर्नमेंट से भागता फिर रहा है और नॉर्मन ऑसबॉर्न उसका पीछा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि नॉर्मन ऑसबॉर्न किस तरह से अपनी डार्क एवेंजर्स की टीम बनाते हैं जिसमें वो विलन्स को जो है एवेंजर्स के तौर पे शो करते हैं दुनिया के सामने। साथ ही साथ हरक्यूलिस और एमेंडिस शो के एडवेंचर्स हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमने पता चला था कि अथीना जो है वो मीका बोशी के साथ मिली हुई है, वो उसकी साइड ले रही होती है, और दूसरी तरफ इनह्यूमन्स वो स्पेस में जाके क्या कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ से बहुत सारे इवेंट्स हमारे पास शुरू होने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए मैं अपनी टाइमलाइन से थोड़ा सा ब्रेक लूंगा और आपके साथ मार्वल यूनिवर्स वर्सेस एवेंजर्स की जो मैंने पोस्ट शेयर करा था उसकी सीरीज शुरू करने वाला हूँ। लेकिन गाइस आज ये वीडियो यहाँ पे खत्म तो होती है, हमारा इवेंट भी खत्म होता है। इसके बाद कुछ टाई-इन्स वगैरह हैं जो मुझे शेयर करने हैं जो कि सीक्रेट इन्वेजन की आफ्टर मैथ की तरह वर्क करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक Q&A सेशन रखें, क्योंकि ये इवेंट बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी है और आप लोगों के दिलों में सवालात भी बहुत हैं। मैं कमेंट सेक्शन में सारे सवाल आपके पढ़ता रहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि आप कमेंट सेक्शन में पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपको ये इवेंट कैसा लगा, ये वीडियोस कैसी लगी और मेरा जो काम है आपको पसंद आया कि नहीं। और उसके बाद इस इवेंट से रिलेटेड याद रखिएगा सिर्फ सीक्रेट इन्वेजन के इवेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है कि कैप्टन अमेरिका यहाँ कैसे है, या विजन जिंदा कैसे है, या फिर मार्वल बॉय जो है और अब आगे की स्टोरीज क्या होने वाली हैं, तो उस हवाले से आप अपना हैशटैग लगाइए आस्क स्पीड टाइगर और अपना क्वेश्चन कीजिए। और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ आपके सवालों का जवाब दूंगा जो कि सीक्रेट इन्वेजन से रिलेटेड हैं, ताकि आप लोगों को जो चीज़ें इसमें समझ में नहीं आई है उनको मैं पूरी कोशिश करूँ कि आपको अच्छी तरीके से एक वीडियो के अंदर और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो, और साथ ही साथ मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं इस तरह के और ऑसम इवेंट्स अपने चैनल पे इसी तरह से बिना रुके शेयर करता रहूँ। और याद रखिएगा कि दिस टाइगर हैज़ नो स्टॉप बटन। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।